हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हो इन 35 क्वेश्चन में। ओके, चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। देखिए, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। अब निम्नलिखित में कौन है जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है? वेबर, ओम, हेनरी या फिर गॉस? तो मैं बता दूं, अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है कि एक हेनरी बराबर कितना होता है, तो आपको पता रखना है कि 10⁻³ मिली हेनरी होता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि 10⁻³ का मतलब हो गया 1000 मिली हेनरी, याद रखना। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। निर्वात का परावैद्युतांक होता है। अब बताना है आप सभी को निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, तो ये आपको पता होगा 8.85 × 10⁻⁻12 होता है इसका मान। और एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड प्रति मीटर। कौन सा? फैराड प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? अब बताओ जी, निम्नलिखित में कौन है जिसमें इंद्रधनुष का निर्माण होता है? प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर अपवर्तन? तो यह होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा 3 का। तो लगा लो आप सभी और अच्छे से याद करते चलो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखिए चौथा नंबर सवाल देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। अब बताओ स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी, असंरक्षी या फिर कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। लगाओ फोर्थ का सही जवाब क्या होगा, तो यह होता है संरक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। अब पूछा गया पानी का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है, तो यह आपको भी पता होगा कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कितना होता है? तो 80 होता है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन जो है N का मान संभव नहीं है? अब बताओ जी, आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है, Q बराबर NE, जहां Q है चार्ज, N जो है एक नंबर है, सीरियल नंबर, और E जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। याद रखिएगा आप सभी, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और N जो एक नंबर है जो कि कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, यानी कि ये 4.2 कभी भी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है, लेकिन पॉइंट में कभी भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यह होता है 6.25 × 10⁻25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका? 7 का। ओके, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है? ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कितना होता है ये बताना आप सभी को। यह होता है 3 × 10⁻9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 1D ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है भाई? 9th का सही जवाब लगाओ आप सभी। तो यह जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज, यानी उच्च वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किसका? 9th का। ओके, चलिए 10th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? अब पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। यह हो जाता है कौन सा? तो 2 गुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है? किससे मापते हैं भाई? वोल्ट मापी या फिर धारा मापी या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर विभव मापी के द्वारा। 11th का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो ये मापते हैं पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में जो है किसका नाम नहीं है? ये चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है इसका नाम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नाम पूछा गया। चलिए 13 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक की बात करें तो ये होता है, एक होता है मीटर इनवर्स और दूसरा प्रचलित मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स, इसको भी याद रखिएगा। कहीं यहाँ डायोप्टर की जगह मीटर इनवर्स भी आ जाता तो आप लगा देते, सही हो जाता। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। अब भाई साहब, दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो उत्तल लेंस ही ना बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं भाई, जो कि आप गलत करके आते हो एग्जाम में। 15 का सही जवाब जो होना है वो हो जाएगा न्यूटन। क्या कणिका सिद्धांत का जब भी बात हो तो आप लगाओगे न्यूटन, लेकिन अगर पूछे प्रकाश के तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तब लगाओगे आप हाइगेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ कणिका सिद्धांत पूछा गया भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा ये फ्रेनल साहब जो है ये दिए थे प्रकाश के विवर्तन के नियम, और मैक्सवेल साहब जो थे ये विद्युत चुंबकत्व की गति के नियम दिए थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? प्रकाश किस प्रकार के कणों के जो है कंपन से बनता है? तो यह बनता है ईथर कण के कंपन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है ये बताना आप सभी को। 17 का सही जवाब लगा हुआ आप सभी, ये करते हैं कृत्रिम उपग्रह में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कृत्रिम उपग्रह उसको बोलते हैं मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह को हम लोग कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, इनमें कौन आवेश रहित है भाई? जिसमें आवेश कोई कुछ भी नहीं है वो होता है फोटोन। कौन सा? फोटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अल्फा पर भी चार्ज होता है, बीटा पर भी और प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, लेकिन फोटोन पर कभी भी चार्ज नहीं होता। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है ये लगाएंगे आप सभी, तो यह होता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल है, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को भाई क्या बोलते हैं? बताओ सही जवाब क्या होगा? इसको बोलते हैं हम लोग वी मॉड्यूलन। क्या? वी मॉड्यूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रकाशीय तंतु है, कौन सा है भाई? प्रकाशीय तंतु क्या है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो यह हो जाएगा 21 का जो होगा संप्रेषण एवं तरंग निर्देशांक दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, कौन सा भाई? प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। चलिए 23 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कौन सा है? अभी तो मैंने बताया वो होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। लेंस का नियम संबंध है, किससे संबंध है भाई? ये होता है एनर्जी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। लगा लो आप सभी, लेंस का नियम संबंध होता है एनर्जी से। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी, आवेश मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं कौन भाई? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शैथिल्य जो प्रदर्शित करता है वो करता है फेरोमैग्नेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोह चुंबकीय पदार्थ जो है शैथिल्य प्रदर्शित करता है। चलिए 26 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। क्या करा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। देखो जी यहां आप गलत कर दोगे, आदर्श जब भी लगाओ आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो आप लगाओगे क्या 0, लेकिन अगर पूछे सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो यह होता है बहुत कम, लेकिन पूछा गया है आदर्श एमीटर का तो आप लगाओगे सही जवाब सर 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल के बढ़ते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा? विद्युत का सबसे अच्छा चालक भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो आपको भी पता होगा ये
चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 27 का। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? लो जी, कितना आसान सा सवाल आ चुका है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्लस चार्ज और कितना दूसरा होता है माइनस, यानी कि एक होता है धनावेश और दूसरा होता है कौन सा, ऋणावेश। कितना हुआ 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा, तो यह होता है वाई जेड तल की दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट पूछा गया आपसे, विषय लगाओ 30 का सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं, एक फॉर्मूला होता है P बराबर जो होता है Q इंटू डी, क्या Q इंटू डी होता है। Q क्या होता है, तो ये होता है आवेश, यानी आवेश को हम लोग किससे, कूलम से डिनोट करते हैं, और D को हम लोग दो आवेशों के बीच की दूरी मीटर में व्यक्त करते हैं, यानी कि कूलम मीटर। सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। 31 नंबर सवाल को देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। अब बताओ, एक वैद्युत द्विध्रुव के एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो लगाओ सही जवाब 31 का सही जवाब क्या होगा, तो यह होता है 0, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ओके, चलिए प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिरोध, ये सब जहां भी आए तो आप लगाओगे सर ये तो ओम होता है, कौन सा ओम होता है, तो यह लगा लो आपसे भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होता है भाई, सतत होता है, कौन सा, सतत होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 33 का। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल है। मिलीकण की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है भाई, मिलीकण की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात करते हैं हम लोग कौन सा, चार्ज ज्ञात करते हैं, आवेश ज्ञात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। ओके, 35 नंबर सवाल है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है। अब बताओ, अर्धचालकों में जो होता है वो विद्युत की चालकता का कारण क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल विभर, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा विभर, या फिर केवल प्रोटॉन। लगाओ सही जवाब क्या होगा 35 का, ये होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपसे विभर की जगह यहाँ छिद्र भी हो सकता है, तो ध्यान में रखिएगा आपसे भी, तो लगा लो 35 का, सी इज द करेक्ट आंसर। और बताओ कि 35 में आप कितना सही कर पाए, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव लाए थे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जरूर करिएगा। चैनल पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, जाकर देखो आप सभी। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।